आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, यह है 26 अक्टूबर की शाम और आप सुन रहे हैं दिन भर। मैं हूं नितिन ठाकुर। आज कोर्ट में दो अहम केस की सुनवाई हुई। लखीमपुर हिंसा केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया और बॉम्बे हाई कोर्ट में ड्रग्स केस सुना गया। दोनों जगह क्या रहा बताएंगे आपको। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा की बीजेपी सरकार पर करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ में बीजेपी को एक नसीहत भी दे डाली है। तो समझेंगे कि क्यों सत्यपाल मलिक आजकल बीजेपी की सरकार पर हमलावर हैं। सूडान से तख्ता पलट की खबर आ गई थी, लेकिन फिलहाल वहां क्या हो रहा है और क्यों अक्सर सूडान में तख्ता पलट होते रहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। और आखिर में 2020 वर्ल्ड कप की बात होनी है, क्योंकि आज न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान का मैच है। मगर ये मैच भारत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों चाहेगा भारत कि पाकिस्तान आज ये मैच जीते, तो बताएंगे आपको। लेकिन पहले हेडलाइन सुनते हैं खुशबू से। मुंबई ड्रग्स मामले में सुर्खियों में आए किरण गोसावी की धोखाधड़ी मामले में भी तलाश की जा रही है। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुणे पुलिस की 2 टीमें यूपी पहुंची है। पुणे पुलिस ने पुष्टि की है कि गोसावी की आखिरी मोबाइल लोकेशन यूपी के फतेहपुर थी। बता दें कि एनसीबी के फरार पंच किरण गोसावी ने कहा था कि मुंबई में उसे डर लग रहा है, इसीलिए वो यूपी में सरेंडर करेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर को राज्य का दौरा करेंगे। वह खनन प्रतिबंध से प्रभावित लोग और मछुआरों से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी एसपीएम स्टेडियम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे और उस दिन होने वाले विभिन्न पार्टी लेवल के प्रोग्राम में भी भाग लेंगे। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट अब कल यानी बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम ने एक गाड़ी से भरी मात्रा में ड्रग्स जब्त की है, जिसकी कीमत 14.4 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। पेगासस जासूसी मामले में सुप्रीम कोर्ट 27 अक्टूबर को आदेश पारित कर सकता है। कोर्ट मामले की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी के गठन का ऐलान भी कर सकता है। चीफ जस्टिस रमना की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ ने टीम इंडिया के चीफ कोच पद के लिए अप्लाई कर दिया है। आज ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की डेडलाइन थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए हैं, जिसके बाद भारत, चीन और अधिकतर यूरोपीय देशों के नागरिकों पर लगे यात्रा प्रतिबंध में राहत मिल गई है। और दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ सोमवार को एक ही दिन में 36.2 अरब डॉलर बढ़ गई है। ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के इतिहास में किसी रईस की नेटवर्थ में एक दिन की सबसे बड़ी उछाल है। इसकी वजह उनकी कंपनी टेस्ला को हर्ट्ज ग्लोबल होल्डिंग्स में मिला 1 लाख गाड़ियों का ऑर्डर है। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। लखीमपुर हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। पिछली सुनवाई में खबर आई थी कि कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। फिर हुआ कुछ यूं कि मामले की सुनवाई से बस जरा देर पहले स्टेटस रिपोर्ट दाखिल हो गई। इस पर अदालत काफी नाराज हुई। कहा कि हम रात 1 बजे तक इस रिपोर्ट का इंतजार करते रहे। टिप्पणी भी की। कहा कि लगता है सरकार इस मामले में जांच से हाथ पीछे खींच रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से यूपी पुलिस थी और कड़ी फटकार लगाई गई। उन्हें सवाल पूछा गया कि सैकड़ों किसान वारदात की जगह मौजूद थे, तो केवल 23 चश्मदीद ही पुलिस को क्यों मिले। फिर पुलिस को निर्देश दिया कि और भी गवाहों को लाया जाए, साथ ही उनको सिक्योरिटी भी दी जाए। और क्या क्या हुआ कोर्ट रूम में, ये बात करेंगे। अगली हियरिंग 8 नवंबर को है। तो हमने बात की सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाली आज तक रेडियो रिपोर्टर अनिशा माथुर से। देखिए, आज जो कोर्ट में बात हुई वो 2 पहलुओं पर हुई। पहला तो ये कि जो किसानों की रैली के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, उसमें किस तरह की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कितने लोगों की गवाही रिकॉर्ड की गई, उस पर सुप्रीम कोर्ट काफी नाखुश है। पिछली बारी भी कोर्ट ने यही कहा था कि गवाहों के बयान अभी तक मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज क्यों नहीं हुए। आज भी कोर्ट ने यही कहा कि 60 में से सिर्फ 23 लोग हैं जो आपने लिखे हैं कि गवाह हैं, जो चश्मदीद गवाह हैं। बाकी आपके पंच विटनेसेस हैं जिनके उन्हें कुछ रिकवरी करवाई है या जो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ इतनी बड़ी रैली के बीच सिर्फ आपको 23 लोग ही कैसे मिले जिन्होंने कुछ देखा। उस पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हरीश साल्वे ने ये कहा है कि वहां पे क्योंकि इतनी भीड़ थी, लोग कम हैं जो सामने आके गवाही देने को तैयार हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम
वहां के जो लोग हैं, जो उधर के लोगों को पहचानते हैं, जो गाड़ी में कौन था उनको पहचान सकते हैं, उनकी गवाही करवा रहे हैं। दूसरा पहलू जो आज उठा कोर्ट में वो ये है कि जो अभी तक 16 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो लोग हैं जिनका नाम आया है उस अटैक में, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई उस इंसिडेंट पर। बट लेकिन उसी के साथ साथ एक और घटना भी हुई थी कि गाड़ी के ड्राइवर को पीटा गया था और एक जर्नलिस्ट की भी उस इंसिडेंट में मौत हुई थी। तो आज जो ड्राइवर की पत्नी है रूबी, उनकी तरफ से याचिका दाखिल हुई कि मेरे पति की जो मौत हुई है उस पर कोई सुनवाई नहीं है, उस पर कोई एफआईआर नहीं है, जबकि मैंने लिखित में कंप्लेंट दी है। और जर्नलिस्ट की फैमिली की तरफ से भी यही कहा गया कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है उनको नहीं बताया जा रहा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा है कि इन लोगों के केस में क्या किया गया है, क्या किसी को अरेस्ट किया गया है, क्या कोई एफआईआर हुई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इनफैक्ट आज काफी बड़ी बात ये कह दी है कि जो इस तरफ की जो एफआईआर है, जो किसानों के विपरीत जाने वाली एफआईआर जिस तरह से कह सकते हैं जिसको, वहां पर उनको गवाहों के मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, कोई चश्मदीद गवाह सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन होगी। तो उस पर भी कोर्ट ने अब डिटेल में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि आप पूरी तरीके से पूरे इंसिडेंट की चारों तरफ से जांच कीजिए और अलग स्टेटस रिपोर्ट इस पहलू पर दीजिए। और आगे भी यही पूछा जा रहा है कि दोनों ही तरफ से जो सभी गवाहों की गवाही, सभी गवाहों के बयान रिकॉर्ड कीजिए और हमें बताइए कि कितनी देर लगेगी। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद काफी लोगों में डर भी है, काफी लोग सामने आने से घबरा भी रहे हैं, तो जो विटनेसेस अभी तक सामने आए हैं उनको पूरी तरह प्रोटेक्शन दी जाए, उनको किसी तरह की थ्रेट या उनको किसी तरह का डर या उनको धमकी नहीं मिलनी चाहिए। शुक्रिया निशा। तो ये बात हुई लखीमपुर केस की, लेकिन एक और केस है जिस पर देश भर की निगाहें टिकी हैं, वो जारी है मुंबई में। आर्यन खान की जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट कोर्ट और विशेष एनडीपीएस कोर्ट दोनों ने खारिज कर दिया। ऐसे में अब उन्हें जेल से बाहर लाने का जिम्मा संभाला है हाई प्रोफाइल वकील मुकुल रोहतगी ने। अब तक 2 दिग्गज वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई कोई भी जमानत नहीं दिलवा पाया है। आर्यन की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, कल फिर से सुनवाई होगी, आज तो टल गई। तो हमारी आज तक रेडियो की रिपोर्टर विद्या वहीं मौजूद थी। हमने उनसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के बारे में पूछा और ये जाना कि दोनों पक्षों की ओर से क्या दलीलें आई और कितनी उम्मीद है आर्यन के लिए राहत की। देखिए, बेल मिलना या ना मिलना वो तो अदालत तय करेगा, लेकिन सबसे पहली बात है कि आर्ग्यूमेंट्स तो खत्म हो। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो आज मुकुल रोहतगी आए थे जब वो आर्ग्यू कर रहे थे आर्यन खान के लिए। तकरीबन 1-1.5 घंटे का समय तो उन्होंने ले लिया। 1-1.5 घंटे जब उन्होंने आर्ग्यू किया, उसके बाद फिर अदालत ने देखा कि कुछ इंटरवेंशंस भी आ गए थे। उन लोगों का जो इंटरवीन कर रहे थे उन लोगों का ये कहना था कि भाई अदालत इतनी जल्दी में क्या है आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन की सुनवाई में, जबकि बाकी कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी सुनवाई ही नहीं होती है। तो जब ये हुआ तो अदालत भी थोड़ा सा बिफर गया, थोड़ा सा ये परेशान हो गया कि ऐसा कब हुआ है कि हमने दूसरे लोगों की सुनवाई नहीं की है। हम तो हमेशा लेट तक बैठते हैं। जैसे सांबरे का कोर्ट जाना जाता है कि वो 6:30-7 तक जनरली बैठते हैं। जितने भी बोर्ड पे लिस्टेड मैटर्स होते हैं उनकी सुनवाई पूरी करके ही वो उठते हैं। इसी वजह से जो जस्टिस सांबरे हैं वो थोड़े से परेशान हो गए और उन्होंने पूछा कि भाई अगर ऐसा है तो भाई हम फिर 4:30 जो शेड्यूल टाइम है अदालत का, हम उसी समय उठ जाया करेंगे, फिर क्यों हम बैठते हैं इतने लेट नाइट सबके अकोमोडेट करने के लिए, सबको लेट इवनिंग तक। तो ये सब बातें जब हुई तो अदालत ने, जस्टिस सांबरे ने सबसे पूछा, बाकी अदालत जो लॉयर्स थे, कि भाई आप लोग कितना कितना समय लेंगे। तो एडवोकेट अमित देसाई के जो अपीयर हो रहे थे अरबाज मर्चेंट के लिए, उन्होंने कहा कि उनको आधा घंटा से थोड़ा सा के आसपास लगेगा। वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो अपीयर हो रहे हैं वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उन्होंने भी कहा कि उनको तकरीबन 45 मिनट्स के आसपास तो लगेगा, क्योंकि तीनों बेल एप्लीकेशंस का विरोध करना है उन्हें। तो ये सब देखते हुए अदालत ने कहा कि फिर कल इसकी सुनवाई होगी। तो जाहिर सी बात है जो बड़े बड़े वकील हैं उन सबको कल भी काफी ज्यादा समय लगने वाला है। तो अदालत जब सबकी सुनवाई कर लेगा, 3 एप्लीकेशंस हैं, अरबाज मर्चेंट को अभी सुनना बाकी है, मुनमुन धनेजा को सुनना बाकी है। तो इन दोनों की सुनवाई करने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद अगर ये समय बचेगा तब हो सकता है आदेश आए, नहीं तो शायद ये भी टल जाए। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सत्यपाल मलिक आजकल खूब चर्चा में हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह के नजदीकी सहयोगी रहे सत्यपाल मलिक का नाम तब काफी जोर शोर से उभरा था जब उन्हें अनडिवाइडेड जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था। ये साल 2018 की बात है। 80 के आखिर में शुरू हुए आतंकवाद के बाद से जम्मू कश्मीर में पहला मौका था जब किसी नेता को गवर्नर बनाया गया। फिर इसकी वजह पता चली 2019 में, आर्टिकल 370 हटा। इसके बाद उनकी बदली हो गई, गोवा पहुंच गए और अब तो फिलहाल मलिक साहब मेघालय के गवर्नर हैं। खुलकर बयान दे रहे हैं, खूब इंटरव्यूज कर रहे हैं और ताजा दावा था उनका कि अंबानी और आरएसएस से जुड़े एक शख्स की 2 फाइलों को मंजूरी देने के बदले उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने ऑफर रिजेक्ट कर दिया। बाद में उन्होंने इस बात के लिए माफी भी मांग ली कि मैंने आरएसएस का नाम लिया क्योंकि उस मामले से संघ का कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद कल उन्होंने इंडिया टुडे से बात की। राजदीप सरदेसाई से बड़े विस्तार में बात करते हुए गोवा के सीएम प्रमोद सावंत और सूबे के सरकारी करप्शन को लेकर उन्होंने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। सुनिए क्या कहा था कल उन्होंने। There was corruption in the Goa government in the handling of corona. There was corruption in Goa government in handling of anything, everything. सर, ये आप गवर्नर होके आपके ही बीजेपी, क्योंकि आप बीजेपी से जुड़े हो, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ ये कह रहे हैं। तभी तो मैं हटा दिया गया वहां से। आप कह रहे हैं आपको हटाया गया क्योंकि आपने अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ करप्शन एलिगेशंस। देखिए, मेरी दिक्कत ये है कि मैं लोहियाइट हूँ, फिर मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। करप्शन पे मुझे गुस्सा आता है, बुरा लगता है जी। लेकिन सर, प्राइम मिनिस्टर को आपने ये बात बताई, प्राइम मिनिस्टर इंस्टेड ऑफ रिमूविंग चीफ मिनिस्टर को उन्होंने हटाया नहीं, आपको हटाया। इस पे मैं भेज दूंगा आपको। कोंकणी में गीत बने जो वहाँ के जो टॉप सिंगर्स हैं उन्होंने गाए। नहीं तो ये गलत है ना कि उन्होंने आपने तो करप्शन एक्सपोज की जी, लेकिन जो व्यक्ति है वो वहां बैठा रहता है और आपको हटाया जाता है। और प्रधानमंत्री आप कहते हैं करप्शन के खिलाफ सख्त है। अगर सख्त होते तो व्हाई डिड ही नॉट टच मिस्टर सावंत? प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ हैं। कई बार उनको लोग, जैसे उन्होंने वहां पूछवाया कुछ लोगों से कि भाई ये करप्शन हो रहा है क्या, गवर्नर बता रहे हैं, तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं हो रहा। वो लोग वही थे जो खुद इन्वॉल्व थे उसमें। तो प्रधानमंत्री भी मिसगाइड तो किए जा सकते। तो सत्यपाल मलिक के इस बयान पर राजनीति बहुत गर्म है। कांग्रेस ने तो गोवा के सीएम का इस्तीफा मांग ही लिया है, लेकिन सत्यपाल मलिक लगातार इस तरह हमलावर क्यों हैं अपनी ही सरकार पर, और जिन लोहिया चरण सिंह स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की बात वो कर रहे हैं उनका नाता क्या है उससे, ये हमने पूछा इंडिया टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर अनिलेश एस महाजन से। देखिए, ये जो सत्यपाल मलिक है, इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है ये जनता परिवार से करी हुई है और काफी प्रभावशाली नेता थे वेस्टर्न यूपी में उस वक्त। तो ये चरण सिंह और लोहिया के साथ के ही यंग लीडर थे उस वक्त, यंग लीडर थे जब लोहिया मूवमेंट चल रही थी। तो इनका नाता वो है। और दूसरा ये है कि ये मेरठ एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे इस वक्त जो ये फार्म एजिटेशन है, किसानी आंदोलन जो है, स्पेशली जो टिकैत का ग्रुप जो है भारतीय किसान यूनियन का, वो काफी एक उग्र रूप ले चुका है। तो सत्यपाल मलिक एक अपने लिए जो हमें समझ आ रहा है एक पॉलिटिकल जमीन ढूंढ रहे हैं कि अगर उनको एक तरीके का किसान नेता जो है मान लिया जाए और स्पेशली जो जाट समुदाय है उसका नेता मान लिया जाए, और अभी क्योंकि किसानी आंदोलन को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाने की पूरी मुहिम चल रही है, तो सत्यपाल मलिक जो है, जो हमें समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो अपनी राजनीतिक एक रिवाइवल के लिए एक उनको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी है और वो उसी तरफ ही काम कर रहे हैं। ये बयानबाजी जो लग रही है वो उसी तरफ इशारा दे रही है। अच्छा अनिलेश जी, एक खास सूबे गोवा, वहां की सरकार और सीएम को लेकर उन्होंने करप्शन के गंभीर आरोप लगाए हैं, ये जानते हुए भी कि वहां अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। ऐसे में उनका ये बयान किस तरह से गोवा की राजनीति को प्रभावित करेगा? देखिए, गोवा की जो राजनीति है वहां पे ना एक अलग तरीके से इलेक्शन लड़ा जाता है, तो वहां पे करप्शन कोई इतना बड़ा इशू बनता नहीं है। वहां पे एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एमएलएस के अगेंस्ट वो बड़े इश्यूज बनते हैं। तो वहां पे अब इन्होंने इल्जाम लगाए हैं, वहां पे एक गवर्नर भी रहे हैं, पर जिस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं वो
ये भी दर्शाते हैं कि किस तरीके का गवर्नर का जो वहाँ पे काम था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठते हैं। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल गलियारों के लिए ही सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर गोवा की कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, पर ये जो राष्ट्रीय लेवल पे जो नैरेटिव बनाया जाता है या कन्वर्सेशंस होती हैं, ये उसके लिए ज्यादा सत्यपाल मलिक का मुझे एफर्ट लग रहा है। और अब रुख सूडान का, जहां सेना ने कार्यवाहक सरकार को बर्खास्त कर दिया है, सत्ता पर कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके तख्ता पलट के बाद से हजारों सूडानी लोग सड़कों पर हैं। सूडान के खार्तूम शहर में प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की। नारों के जरिए ये लोग कह रहे थे कि लोग मजबूत हैं और पीछे हटना विकल्प नहीं है। तमाम सूडानी शहरों से ऐसे प्रदर्शनों की खबरें पूरे दिन आती रहीं। लोग चौराहों पर जमे रहे, गलियों में उतर आए, बहुत गुस्सा था भीड़ में। सुरक्षा बलों ने इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां भी चलाईं। इसके बाद 7 लोग मारे गए, 140 घायल हुए। इसके बाद सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह बुरहान का संदेश टीवी पर प्रसारित हुआ। देश की सत्तारूढ़ स्वायत्त शासी परिषद और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक की लीडरशिप वाली सरकार को भंग किया जा रहा है। राजनीतिक धड़ों के बीच झगड़ों के चलते सेना को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन हम देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी करने का संकल्प लेते हैं। ये हमारा देश है और हम अपने देश से प्यार करते हैं। नई टेक्नोक्रेट सरकार सूडान में बहुत जल्द चुनाव कराएगी। तो अमेरिका ने सूडान में इस तख्तापलट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है, आर्थिक मदद रोक दी है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं नेड प्राइस, उन्होंने कहा कि खार्तूम में जो कुछ हुआ है उसकी समीक्षा अभी बाकी है और तब तक ये सहायता रोकी जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स सूडान की मिलिट्री फोर्स के रातों रात उठाए गए इस कदम की निंदा करता है। आम नागरिक और सरकारी अधिकारी, पॉलिटिकल लीडर्स और प्रधानमंत्री हमडॉक की गिरफ्तारी लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। इन कारणों से यूनाइटेड स्टेट्स $700 मिलियन की मदद पर रोक लगाता है। तो सूडान में तख्ता पलट की कोई पहली कहानी नहीं है। बार बार सूडान में होता रहता है। क्यों होता रहता है, क्या वजह है, ये जानने के लिए हमने बात की प्रकाश केरे से। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और अक्सर टीवी पर हमें बोलते दिखते हैं, अखबारों में काफी कुछ लिखते हैं फॉरेन अफेयर्स को लेकर। ये बात सिर्फ सूडान के लिए नहीं कही जा सकती। अगर आप अफ्रीकन देशों का हिसाब देखें तो ये चीजें इवन अरब को भी अगर आप जोड़ लें तो तख्ता पलट और मिलिट्री टेक ओवर और बहुत तरीके के गुटों के बीच में बहुत तरीके के फरीक जो है आपस में भिड़े रहते हैं। तो ये सिर्फ सूडान का मसला नहीं है। अगस्त 2019 में जो एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट में ये हुआ था कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां मिलके, सिविल सोसाइटी के लोग मिलके एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे और 2023 में जो है इलेक्शंस होंगे और उस सरकार में मिलिट्री भी शेयर करेगी, उस पावर स्ट्रक्चर में वो भी शामिल होगी। लेकिन आमतौर पे ये उस समय ये अंडरस्टैंडिंग एक बनी थी कि मिलिट्री अपना मुख्य काम करेगी। मिलिट्री का जो काम होता है सुरक्षा, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे बॉर्डर का मसला हो, तो ऐसी खबरें आ रही थी, ऐसे एनालिसिस आ रहे थे कि मिलिट्री अपनी भूमिका को बढ़ा रही है या वो पॉलिटिकल जो पार्ट है उस गवर्नमेंट का, उस पर दबाव बना रही है मिलिट्री। ये ऐसी चीजें हो रही थी लगातार। बहुत तरीके के समझौतों को लेके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेके भी जैसे होता है किसी भी देश में कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने मिलिट्री के साथ भी गठजोड़ किया और उनकी डिमांड ये थी कि ये सरकार हटाई जानी चाहिए, कोई दूसरी सरकार आए और उसके हिसाब से फिर हम लोग 2023 का चुनाव में जाएं। सूडान आप जानते हैं कि एक डिप्रेव्ड कंट्री है, तो कभी खाने की कमी हो जा रही है, कभी किसी और चीज की कमी हो जा रही है। उसके बाद आपने देखा कि पीछे जो इथोपिया में चल रहा है पूरा सारा कुछ, वहां पे जो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, तो उसकी वजह से बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो सूडानी बाउंड्री में घुसे हैं। तो उससे एग्रीकल्चरल लैंड को लेके झगड़ा है, रिफ्यूजी के आने से जो वहां का सिस्टम है उस पर दबाव बढ़ा है।
तो ये सारी चीजें थी, कई सारे इशूज चल रहे थे। तो इनको एक बहाना मिल गया कि बहुत सारे मोर्चों पर जो करंट गवर्नमेंट है, गवर्निंग काउंसिल है, सॉवरेन काउंसिल उसको बोलते हैं, वो जो है वो अपना काम नहीं कर पा रही है, और इस सारी चीजों का एक बहाना मिला और ये हो गया। प्रकाश, अब आगे की राह क्या है वहां पर? सूडान के जो पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनको देखते हुए क्या रास्ता निकलेगा इस तख्ता पलट के बाद? देखिए, एक तो ये देखना होगा कि क्या 2023 के चुनाव जैसा कि पहले तय हुआ है उसके हिसाब से होंगे कि नहीं होंगे। जो अगस्त 2019 का एग्रीमेंट है मिलिट्री और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का, जो अंडरस्टैंडिंग है वहां पे, वो समझौता, उस समझौते के प्रति ये जो मिलिट्री गवर्नमेंट आई है, क्या ये उसका पालन करेगी? हमें ये वेट करना होगा। हालांकि अभी तो वो इशारा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोकतंत्र आए, ये है वो है, जो आमतौर पे आप जानते हैं कि जब भी तख्ता पलट होता है तो हर मिलिट्री लीडर ये कहता है कि अभी समय खराब है, लेकिन जैसी स्थिति बेहतर होगी हम जो है सिविलियन गवर्नमेंट के हाथों में सत्ता सौंप देंगे, चुनाव करा के, जो जनता की इच्छा होगी तो वो होगी। तो अभी हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर आप अरब और अफ्रीकन कंट्रीज में अगर आप देखेंगे तो आमतौर पे जब तख्ता पलट होता है या कोई पावरफुल लीडर उभरता है, भले वो चुनाव से जीत के आए, तो वो लोग लंबे समय तक शासन करते हैं, वो बहुत जल्दी हटते नहीं। तो मुझे लगता है कि ये भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि अगर 2023 में चुनाव होता है तो क्या प्रो मिलिट्री वाली पार्टियां जो हैं वो सत्ता में आती हैं किसी तरीके से चुनाव को मैनिपुलेट करके, या हो सकता है कि जनता में उनके प्रति भरोसा हो जाए। तो हमें एक चीज ये देखनी होगी। तीसरी चीज ये देखी जा सकती है कि अब जैसे अमेरिका ने कहा है कि इजराइल और सूडान के बीच में पीछे जो अंडरस्टैंडिंग बनी है उसको रिवाइज किया जाएगा। फिर ये इंटरनेशनल कोर्ट वाला बशीर वाला मसला है। फिर क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि बशीर वापिस, या उनके जो लॉयलिस्ट हैं वो बैकडोर से वो बशीर और उनके लोग फिर से सत्ता पे काबिज हो जाएंगे इस कू के बहाने। तो कुछ दिनों तक ये सत्ता चलाना चाहेंगे। ये जल्दी हो सकता है कि कोई काउंसिल वगैरह बना दें, 10-20 उसमें पॉलिटिकल पार्टियों को शामिल कर लें, कुछ सिविल सोसाइटी से लोगों को शामिल कर लें, लेकिन ये सत्ता पे इनका कंट्रोल जो है कुछ समय तक बना रहेगा। मेरी आशंका ये है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जी। अपार हर्ष के साथ सभी सुनने वालों को सूचित किया जाता है कि वॉइस नोट में, आवाज में अपना रिएक्शन भेजना चाहते हैं, और वो आसान भी है, बस बटन दबाइए भेजिए। तो नंबर है, लिख लीजिए कि 99-533-233-03। जो लोग दूरदर्शन के अभ्यस्त हैं उनके लिए मैं पढ़ दूं इसको, 99-533-233-03। गुमशुदा तलाश के लेकिन ठीक है, इसमें मतलब 3 ताल का जो नंबर आपने बताया है उसमें 5 बार 3 आया है, तो याद तो बाकी 5 ही करने हैं। हाँ तीन की भरमार है इसमें। हाँ, 3 साल में 3 की भरमार होनी भी चाहिए। और भारत की पाकिस्तान से हार के बाद क्रिकेट प्रेमियों में एक निराशा है। सोशल मीडिया पर उसका बदसूरत रूप भी दिखा। खैर, उसकी बात तो नहीं करेंगे, बल्कि इसकी करेंगे कि अब आगे क्या। सुपर 12 के मैच खेले जा रहे हैं। 6 टीमों के 2 ग्रुप्स हैं। इनमें जो 2 टॉप टीम रहेंगी दोनों ग्रुप में, वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो ऐसे में हर मैच अहम है। अपने अलावा दूसरी टीमों की हार जीत से भी समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। आज जब ग्रुप स्टेज के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम खेलने उतरेगी तो भारत की निगाह इस मैच पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान की जीत में भारत का फायदा छिपा है। कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथी कुमार केशव ने बात की लल्लन टॉप के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विपिन किराड़ से। सुनिए। विपिन, जिस तरीके से भारतीय टीम पाकिस्तान से हारी, तो हमारे लिसनर्स को सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान की जो जर्नी रहेगी ग्रुप स्टेज में, वो भारत के लिए कितनी अहम है? और आज के मैच के संदर्भ में अगर देखें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच है उसमें क्यों भारत चाहेगा कि पाकिस्तान की टीम जीते? देखिए, आज का जो ये मुकाबला है ये बहुत अहम है भारतीय नजरिए से भी। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमें जो अगला मुकाबला खेलना है वो न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, और न्यूजीलैंड की टीम आज पाकिस्तान से भिड़ रही है, वो टीम जिसने हमें हराया है। तो भारतीय टीम तो इस मैच को बहुत खास, मतलब बहुत करीबी नजर से इस मैच को देखेगी। बस फर्क इतना ही है कि पिछला मुकाबला पाकिस्तान ने दुबई के मैदान पर खेला था और आज का ये मैच शारजा की पिच पर होने वाला है। लेकिन स्पिनर्स का रोल हम सबने देखा कि
दुबई में भी कितना क्रूशियल रहा था, क्योंकि जहाँ पाकिस्तान के पेस अटैक की तो बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके जो 3 स्पिनर्स थे जिन्होंने हमें फंसाया वो काफी अहम था। और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मुकाबले में भी स्पिनर्स का रोल काफी अहम होगा। और जो कीवी टीम के 2 स्पिनर्स है ना, मुझे वो ज्यादा बड़ी चिंता लग रहे हैं भारत के नजरिए से भी। अच्छा, पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बात करें तो पाकिस्तान जिस तरीके से भारत को हराकर अंक जीत चुका है, तो भारत चाहेगा कि पाकिस्तान टॉप पे फिनिश करे ताकि भारत को भी एडवांटेज हो और भारत दूसरे स्थान से आगे के लिए क्वालिफाई करे। हाँ बिल्कुल, दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वालिफाई करेंगे। हालांकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी जल्दबाजी है ये कहना कि हम दूसरी टीमों के समीकरण पे कितना डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने भी सिर्फ एक ही मुकाबला खेला और अभी हमारे पास ये पूरी लिबर्टी है कि हम आसानी से सारे मैचेस जीतते हुए क्वालिफायर्स नॉकआउट्स के लिए जाएं, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक मुकाबला गंवाया और अभी हमें सुपर 12 में 4 मैचेस खेलने हैं, जिसमें से 3 मैचेस ऐसे हैं जहां पे हमें सबसे ज्यादा फेवरेट बताया जा रहा है कि न्यूजीलैंड का मुकाबला छोड़कर। तो अभी हालांकि पाकिस्तान जीतेगी तो इसका एक फायदा ये होगा कि जब आप न्यूजीलैंड से खेलने जाते हैं तो वहां पर आप दोनों ही टीमें 0 पॉइंट्स के साथ खेलेंगी। हालांकि भारत एक मुकाबला हार चुका है, लेकिन फिर भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि पॉइंट्स टेबल के हिसाब से थोड़ी सी जल्दबाजी है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने तो अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला है, उनके आगे 0 लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान का दूसरा मैच हो जाएगा और भारत के पास अभी पूरे चांसेस हैं कि हम लोग क्वालिफाई करें। ठीक बात है, भारत के पास चांसेस तो हैं, लेकिन आज के मैच पे लौटते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान दोनों टीमों में किसका पलड़ा भारी लग रहा है आपको? और अगर मैं साफ तौर पर आपसे कहूं तो दोनों टीमों में क्योंकि जिस तरीके का मुकाबला पाकिस्तान ने, अगर पिछले मैच से पहले आप उससे एक चीज पूछते तो शायद मैं न्यूजीलैंड का नाम लेता, लेकिन पिछले मैच में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस आपने देखा, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान थोड़ी फेवरेट है, लेकिन आज शारजा का छोटा मैदान है और वहां पे स्पिनर्स को उनके बल्लेबाज कैसे खेलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ये भी याद रखना होगा कि पिछला मुकाबला पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी, वहां पे उनके मिडिल ऑर्डर का टेस्ट नहीं हुआ। मिडिल ऑर्डर में आप बात कर लीजिए शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज, आसिफ अली हो या फकर जमा काफी अहम प्लेयर उनके टॉप 3 के हो जाते हैं। तो 2 के बाद बाकियों का टेस्ट तो हुआ नहीं और दोनों ने ही पूरा काम खत्म कर दिया और ये दोनों तो लगातार कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे हैं ना, चाहे वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लेटेस्टली 200 चेस करना हो या फिर पीएसएल में दोनों का अपनी अपनी टीमों के लिए अच्छी शुरुआत देना हो ओपनिंग में, तो ये तो अगर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर का टेस्ट नहीं हुआ था उस मुकाबले में। और यहाँ पर मिचेल सेंटनर और इश सोडी की अगर हम बात करें तो दोनों ही कमाल के स्पिनर हैं। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में तो आई थिंक दोनों ही सेकंड और थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे। मिचेल सेंटनर अपनी कैरम बॉल करते हैं और विकेट से स्पिन मिला तो फिर तो ये और भी घातक हो सकता है। और इश सोडी अटैकिंग गेंदबाज हैं और पिछला मुकाबला आपको मैं बीतों दिन का ही अगर याद दिलाऊं, अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड के बीच जो खेला गया वहां पे 9 विकेट इसी मैदान पर स्पिनर्स ने निकाले हैं। 5 विकेट मुजीबुर रहमान और 4 विकेट राशिद खान ने निकाल के मैच को खत्म ही कर दिया। मतलब 60 रन पे जब आप दूसरी टीम को ऑल आउट कर देते हैं तो ये दोनों मेरे हिसाब से बहुत दिक्कतें पाकिस्तान के लिए खड़ी कर सकते हैं। और छोटा मैदान है तो ये भी याद रखना होगा कि जिस तरह से हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट ये लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे पूरे मैच में, सिंगल डबल्स दुबई में जब देखा, शारजा का मैदान है यहाँ पे कैसे रोटेट करते हैं ये देखना होगा। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, अगर 100 में से बताएं कितने फीसदी चांस है पाकिस्तान के जीतने के और न्यूजीलैंड के जीतने के? यार क्योंकि ये थोड़ा सा एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब देने से पहले आदमी तो बहुत बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि T20 क्रिकेट सीधी सी बात है। मैं पिछले मैच में जब हम लोग हारे तो मैंने एक ही बात कही कि पहली बॉल पाकिस्तान की थी और आखिरी शॉट भी पाकिस्तान का था 40 ओवर में। तो ये तो एक दिन का गेम है, आप कहाँ से गेम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मोमेंटम मुझे लगता है कि पाकिस्तान के फेवर में है। पाकिस्तान की टीम जो है वो बेहतर पिछले मुकाबले में, और जब आप एक वर्ल्ड क्लास टीम को हरा कर आते हैं ना तो आपके टीम का, आपके खिलाड़ियों का जो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। और साथ में किसी टीम के साथ दिक्कत है, थोड़ा सा केन विलियमसन के रूप में है और ओपनिंग में भी मतलब मुझे थोड़ा सा उनके लाइनअप के साथ भी दिक्कत है, लेकिन उनके जो इनफॉर्म बल्लेबाज हैं ग्लेन फिलिप्स या टिम सिफर्ट वो उतने एक्सपीरियंस नहीं है, तो पाकिस्तान को एज मैं दूंगा कि वो थोड़ा सा आगे हैं। शुक्रिया विपिन, शुक्रिया केशव। तो फिलहाल वक्त है दिन भर को समेटने का।
आज के दिन भर को लेकर आपके पास कोई सलाह, सुझाव, कोई प्रशंसा, कोई आलोचना, कुछ भी हो तो radio@aajtak.com पर बताइएगा। 9953323303 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ मैसेज कर सकते हैं, वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़ाकू नितिन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसका नाम है पढ़ाकू पार्टी, तो बस इसे ज्वाइन कीजिएगा और पढ़ाकू नितिन सुनते रहिएगा। आज का दिन भर प्रोड्यूस किया है खुशबू कुमार ने, साउंड मिक्सिंग की है अमृत रेगी ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।